Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start lecture number 7, Kingdom in Animalia. Diversity among animal kingdom in Animalia. So lecture number 7. Kingdom in Animalia. Kingdom in Animalia. My dear, Kingdom in Animalia, इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कशन किया था किंगडम प्लांटी पे. किंगडम इन एनिमेलिया एज दियर नेम इंडिकेट के एनिमल किंगडम, जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है इसको 5 किंगडम में डिवाइड हो गया है बॉटनिस्ट ने, बायोलॉजिस्ट ने. एक है प्रोकैरियोटिक, बैक्टीरिया, आर्किया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी. सेकंड वन है जो है ना प्रोटेस्टा है. थर्ड वन है फंगाई है. और फोर्थ वन जो है वो किंगडम प्लांटी है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है. और ये जितने एनिमल है, ऑल ट्रू एनिमल्स आर इंक्लूडेड इन किंगडम एनिमेलिया. कभी कभार आप लोगों को इससे क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट विल बी द लिटरल मीनिंग ऑफ किंगडम एनिमेलिया. मतलब एनिमेलिया का लिटरल मीनिंग क्या है एनिमेलिया. तो एनिमेलिया लैटिन वर्ड से निकला है इनीमा, डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड इनीमा. इनीमा मीन सोल या ब्रेथ. सोल और ब्रेथ, दिस इज नोन एज, दिस इज द. और इनीमा जो है ये लैटिन वर्ड है. कौन सा वर्ड है? एल का मतलब है लैटिन वर्ड. सो लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड एनिमेलिया मीन एनिमेलिया इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड इनीमा. इनीमा मीन सोल और ब्रेथ. ये भी आप लोग अपने जहन में डाल दें, एमसीक्यूज आ सकता है. लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड इनीमा सॉरी एनिमेलिया इज, तो वो सोल और ब्रेथ है. या एनिमेलिया इज डिराइव्ड फ्रॉम डैश वर्ड इनीमा. तो डैश वर्ड, लैटिन वर्ड, ग्रीक वर्ड, स्पेनिश वर्ड, मुख्तलिफ इस तरह ऑप्शन होंगे. पाकिस्तानी वर्ड तो मीन कि ये लैटिन वर्ड है. लैटिन वर्ड से निकला है इनीमा से, और इनीमा का मतलब है सोल और ब्रेथ. डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमने डिस्कशन करना होगा अबाउट द एनिमल्स, ऑल ट्रू एनिमल्स. तो ऑल ट्रू एनिमल्स जो हैं इसके मुख्तलिफ कैरेक्टर और क्लासिफिकेशंस और ये चीज़ें हमने डिस्कस करना है. सबसे पहले ये एनिमल्स के बेसिक कैरेक्टर क्या है एनिमल्स का. जिस तरह आप लोग बाहर प्लांट्स को देख लें कि एक प्लांट को आप उस तरह देख रहे हैं कि इसका बेसिक कैरेक्टर क्या है. तो प्लांट्स का बेसिक कैरेक्टर ये है कि आप प्लांट्स को देख रहे हैं तो उसमें सबसे पहले आप इस तरह देख ले तो आप उसको देखते हैं तो आपको स्टेम नज़र आएगा, आपको लीव्स नज़र आएगा, ब्रांचेस नज़र आएंगे, इसके रूट्स होंगे जो ज़मीन के अंदर चले गए हैं. तो इसके बेसिक कैरेक्टर है. बाकी वो ग्रीन होते हैं, क्लोरोफिल है इसमें, फोटोसाइंथेटिक है, खुराक खुद तैयार करता है. तो ऑल दीज. और वो स्टेशनरी होता है, एक जगह पे होता है, वो चल फिर नहीं सकते. तो मीन ये इसके बेसिक कैरेक्टर है. अब अगर आप लोग एनिमल्स को देख लें तो एनिमल्स के बेसिक कैरेक्टर ये है कि वो लोकोमोशन कर सकते हैं, मूवमेंट भी कर सकते हैं, बॉडी पार्ट्स के मूवमेंट, लेकिन इसके साथ साथ वो लोकोमोशन भी कर सकते हैं, बॉडी डिस्प्लेसमेंट भी कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह. एनिमल्स जो होते हैं ये 2 डिसिमिलर गैमीट्स से बनते हैं. एनिमल्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डिसिमिलर गैमीट्स. वन इज स्पर्म एंड द सेकंड वन इज एग. तो ये 2 डिसिमिलर गैमीट्स जो होते हैं स्पर्म और एग, इसके कॉम्बिनेशन से जायगोट बनेगा और जायगोट से फिर एनिमल बनते हैं. एनिमल्स का दूसरा डिफरेंशिएटिव कैरेक्टर ये कि एनिमल के सेल में जो सेल वॉल नहीं होगा, उसमें सिर्फ मेम्ब्रेन होता है. तीसरा डिफरेंशिएटिव कैरेक्टर ये है कि एनिमल्स स्टेशनरी नहीं है, वो लोकोमोट कर सकते हैं. चौथा डिफरेंशिएटिव कैरेक्टर ये है कि एनिमल्स जो होते हैं ये अपना खुराक तैयार नहीं कर सकते. ऑल एनिमल्स आर हेटरोट्रॉपिक, ये दूसरों से खुराक लेते हैं. तो वो प्लांट एक, वो ऑटोट्रॉपिक और एनिमल हेटरोट्रॉपिक है. बाकी एनिमल्स जो होते हैं ये डिप्लॉयड यूकैरियोटिक सेल से बने हैं. कौन से सेल से बने? डिप्लॉयड यूकैरियोटिक सेल से एनिमल बने हैं.
और बाकी एनिमल्स जो है दे आर अकर थ्रू आउट द वर्ल्ड इन डाइवर्स हैबिटेट, हर किस्म के इन्वायरमेंटल कंडीशन में पाए जाते हैं। अब हम इस चैप्टर के, ये तो इसके वैसे जनरल एक डिफरेंशिएटिव करेक्टर मैंने आप लोगों को ओरली बता दी है, ईजी है, बुक में लिखे भी है। अब हम एनिमल्स के क्लासिफिकेशन की तरफ आते हैं, किंगडम एनिमेलिया के। क्लासिफिकेशन कहते हैं किसी को, व्हाट इज मीन बाय क्लासिफिकेशन? द अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप एंड सब ग्रुप इज नोन एज व्हाट? क्लासिफिकेशन। द अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप एंड सब ग्रुप इज नोन एज व्हाट? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इतना एक बेसिक चीज है क्लासिफिकेशन, ये अरेंजमेंट को कहते हैं, अरेंजमेंट ऑफ इधर में जनरलाइज डिफिनेशन लिखते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म। आप एनिमल भी लिख सकते हैं, प्लांट भी लिख सकते हैं, या माइक्रोब भी लिख सकते हैं, इनटू ग्रुप एंड सब ग्रुप इज नोन एज व्हाट? क्लासिफिकेशन। अरेंजमेंट को कहते हैं कि आप ऑर्गेनिज्म को, प्लांट है, एनिमल है, माइक्रोब है, उसको सही तरीके से प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर ले, अरेंज कर ले, उसका एक खास तरतीब होता है, तो उस तरतीब को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। अब हम एनिमल के क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, तो एनिमल्स का क्लासिफिकेशन ये है, ख्वाह वो एनिमल क्लासिफिकेशन या प्लांट है, लेकिन क्लासिफिकेशन के कुछ कैटेगरीज होते हैं। कैटेगरीज में सबसे पहला कैटेगरी जो है वो है किंगडम, द लार्जेस्ट यूनिट्स, इसको आप लोग कहते हैं यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन, यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन। व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन? तो यूनिट्स में सबसे पहले आते हैं किंगडम। किंगडम इज द लार्जेस्ट यूनिट, फिर इसके बाद आएगा फाइलम, फाइलम के बाद आता है क्लास। इससे क्वेश्चन ये आ सकता है, what is the largest unit of classification? So the largest unit of classification is kingdom. फिर इसके बाद आता है ऑर्डर, ऑर्डर के बाद आता है फैमिली, फैमिली, फैमिली के बाद आता है जीनस, जीनस के बाद आता है स्पीशी। तो अगर आप लोग देख ले, दीज आर द यूनिट्स, स्पीशी, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। दिस इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन एंड स्पीशी विल बी द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, स्मॉलेस्ट unit of classification and kingdom will be the largest unit of classification. अब मतलब similar phylum आपस में जब group together, similar phylum will be grouped together, so they gives rise to a kingdom, and similar class will be grouped together, they form phylum, and similar order grouped together they form order, and similar family grouped together they form order। और इसी तरह बहुत सारे जीनस जब आपस में थोड़ा बहुत सिमिलरिटी रखते हैं तो उससे फैमिली बनेगा, और फिर सिमिलर स्पीशीज जब आपस में कंबाइन होंगे तो इससे जीनस बनेगा। मतलब स्पीशी, सिमिलर स्पीशी फॉर्म जीनस, सिमिलर जेनर फॉर्म फैमिली, सिमिलर फैमिली फॉर्म ऑर्डर, ऑर्डर फॉर्म इनटू क्लास, क्लास फॉर्म इनटू फाइलम, एंड सिमिलर फाइलम फॉर्म किंगडम। तो किंगडम लार्जेस्ट यूनिट है और स्पीशी जो है ये स्मॉलेस्ट यूनिट है। लेकिन एक चीज इसमें माय डियर स्टूडेंट्स ये याद रख ले कि स्पीशी जो है, स्पीशी एक स्पीशी दूसरे से मुख्तलिफ होता है। अगर क्लोजली रिलेटेड स्पीशी है लेकिन फिर भी वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है, और एक स्पीशी का मेंबर दूसरे स्पीशी के मेंबर से इंटरब्रीडिंग यानी सेक्सुअल मैटिंग प्रोसेस नहीं कर सकता, और अगर मैटिंग प्रोसेस सेक्सुअल इंटरकोर्स इंटरब्रीडिंग कर भी ले तो उसके बच्चे पैदा नहीं हो सकते, और अगर बच्चे पैदा भी हो जाए तो वो बच्चे फर्टाइल नहीं होंगे, इनफर्टाइल होते हैं फिर, यानी फिर वो बच्चे अपने बच्चे प्रोड्यूस नहीं कर सकते। आप लोग कहेंगे कि सर ये किस तरह कि एक स्पीशी दूसरे से मुख्तलिफ है। अब सपोज देखिए इंसान है, इंसान अगर वो मुस्लिम है या हिंदू है, क्रिश्चियन है, वॉट एवर में भी, जो भी मुस्लिम है पूरे दुनिया में,
और जो भी क्रिश्चियन है, जो भी हिंदू है, वट एवर में भी, लेकिन इंसान एक स्पीशी है। मज़हब के लिहाज से जो भी है, लेकिन इंसान एक स्पीशी है। इसी तरह मंकीज़ है, मंकीज़ अलहदा स्पीशी है। गोट्स है, वो अलहदा स्पीशी है। इस तरह शीप है, शीप अलहदा स्पीशी है। तो जब शीप अलहदा स्पीशी है तो क्या शीप गोट ये आपस में सेक्सुअल इंटरब्रीडिंग कर सकते? नहीं कर सकते, क्योंकि ये दो डिफरेंट स्पीशी होते हैं। इसी तरह हार्स है, हार्स और डंकीज को अगर आप लोग देख ले तो हार्स और डंकी तकरीबन एक जैसे होते हैं। सपोज मैं आप लोगों को कहता हूं कि यार स्पीशी जो होता है इसका डिफिनीशन ये है, ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, a group of organism which has the ability to interbreed freely and produce fertile offspring is known as what? Species. यानी ऑर्गेनिज्म का ऐसा ग्रुप कि वो आपस में फ्रीली इंटरब्रीडिंग कर सके और अपने फर्टाइल बच्चे पैदा कर सके। यानी फर्टाइल बच्चे ऐसे कि उस बच्चे में भी अपने बच्चों के पैदा करने की सलाहियत हो। तो उस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं? स्पीशी। जिस तरह इंसान है, इंसान जो है एक स्पीशी है। इंसान आपस में जो है ना ये सेक्सुअल इंटरकोर्स, इंटरब्रीडिंग कर सकते, किसी अदर ऑर्गेनिज्म के साथ नहीं कर सकते। और लेकिन एक मेंबर जो है, वन मेंबर ऑफ ए स्पीशी कैन नॉट इंटरब्रीड विद द मेंबर ऑफ अनदर स्पीशी। इंटरब्रीडिंग नहीं कर सकते। जिस तरह डंकीज है, वो किसी गाय के साथ तो इंटरब्रीडिंग नहीं कर सकता, और अगर कर भी ले तो बच्चे तो पैदा नहीं कर सकते। और अगर बच्चे पैदा भी हो जाए खुदा ना खास्ता तो वो फर्टाइल फिर नहीं होंगे। इस तरह फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल देता हूं, हार्स, दिस इज द सिंबल ऑफ मेल, मेल हार्स क्रॉस कर ले, सॉरी मेल हार्स नहीं, मेल डंकी, मेल डंकी को क्रॉस कर ले किसके साथ? दिस इज द सिंबल ऑफ फीमेल, फीमेल हार्स। तो आप देख ले हार्स और डंकी टू डिसिमिलर स्पीशीज है। डंकी अलहदा स्पीशी है, हार्स अलहदा स्पीशी है, लेकिन थोड़ा बहुत सिमिलर तो है ना। जिस तरह लाइन और कैट्स को देख ले, आपस में थोड़ा बहुत सिमिलरिटी रखता है, लेकिन उसके अगर इंटरब्रीडिंग कर भी नहीं सकते, क्योंकि बिल्ली कितना छोटे और लाइन कितना बड़ा ले। तो ये कुछ स्पीशी में ये एबिलिटी है कि वो इंटरब्रीडिंग, मुख्तलिफ स्पीशी के मेंबर आपस में अगर इंटरब्रीडिंग कर ले तो उसके बच्चे पैदा हो सकते हैं, लेकिन वो बच्चे फिर फर्टाइल नहीं होंगे। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल द रिजल्ट ऑफ अ मेल डंकी एंड फीमेल हार्स व्हेन इंटरब्रीड, तो दोनों के इंटरब्रीडिंग से जो बच्चा प्रोड्यूस होगा उस बच्चे का नाम होगा म्यूल। क्या नाम होगा? म्यूल। म्यूल का मतलब खच्चर। अब खच्चर आप लोगों ने देखा होगा, खच्चर जो है इसके बच्चे पैदा नहीं हो सकते, ये बच्चे पैदा नहीं कर सकते। रीजन इसका ये है, इट विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिसिमिलर स्पीशी। यार डंकी अलहदा स्पीशी है, हार्स अलहदा स्पीशी है। अब आप लोगों के ज़हन में ये क्वेश्चन होगा, अगर आप लोगों के एमसीक्यूज आ गया, द ऑफस्प्रिंग ऑफ अ मेल डंकी एंड फीमेल हार्स इज, एमसीक्यूज नोट कर ले, द ऑफस्प्रिंग of a male, the offspring of a male donkey and female horse is, इसका आंसर क्या है? म्यूल। ऑप्शन बी हेनी, ऑप्शन सी बोथ। अब बताएं स्टूडेंट्स, इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है? मैं कहता हूं द ऑफस्प्रिंग ऑफ अ मेल डंकी एंड फीमेल हार्स, यानी मेल डंकी सेक्सुअल इंटरकोर्स कर ले फीमेल हार्स के साथ, यानी हार्स के साथ तो मेल हार्स इंटरकोर्स कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि अगर मेल डंकी आ जाए और फीमेल हार्स के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर ले तो उसका जो बच्चा पैदा होगा उस बच्चे का नाम क्या होगा? म्यूल होगा या ही नहीं होगा या बोथ? इसका ऑप्शन है म्यूल, खच्चर। अब क्वेश्चन ये आएगा,
why the mule is infertile. ये म्यूल जो है ये इनफर्टाइल क्यों है, बच्चे फिर क्यों प्रोड्यूस नहीं कर सकता? ड्यू टू द डिफरेंसेस इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम. नंबर ऑफ क्रोमोसोम में इसमें डिफरेंसेस होता है. फॉर एग्जांपल, डंकी का क्रोमोसोम नंबर कितना है? 62. हार्स का क्रोमोसोम नंबर कितना है? 64. अब अगर आप लोग इसका गेमेट्स बनाए, 62 का 31 बनेगा ना, तो ये 62 आता है. इसी तरह ये दूसरा जो है 32 तो ये 64 आता है. अब अगर आप लोग देख लें कि मेल डंकी की जब स्पर्म बन जाता है तो स्पर्म में क्रोमोसोम नंबर कितना होगा? 31 होगा. इसी तरह इधर जब एग बनेगा फीमेल हार्स का तो इसमें क्रोमोसोम नंबर क्या होगा? 32. तो जब 32 एग का होगा और डंकी के स्पर्म में 31 होगा, क्योंकि मियासिस होता है. जब ये दोनों 31 और 32 जब मिल जाए तो म्यूल में फिर क्रोमोसोम नंबर कितना होगा? 63 क्रोमोसोम नंबर है. जब 63 क्रोमोसोम नंबर है, अब मुझे ये बताएं स्टूडेंट्स कि जब इस म्यूल में गेमीट्स बनेगा तो वो गेमीट्स बन नहीं सकते, क्योंकि इसका सेपरेशन में डिफरेंसेस आते हैं मियासिस, रिडक्शन, डिवीजन में. तो इस वजह से ड्यू टू इरेगुलरिटी इन द क्रोमोसोम नंबर, there will be irregularity in the chromosome number. Due to irregularity in the chromosome number, the male will be infertile and they cannot produce their offspring. So that is all about this. कि मतलब why one member of a species cannot interbreed with the member of another species, and if why cannot interbreed? Because naturally they are differ from each other and they cannot, डिफरेंट स्पीशी के मेंबर एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर सकते. सेम मेंबर, इसमें हार्मोन सिक्रीशन भी एक फिनोमेना है जिसकी वजह से अट्रैक्ट होता है. ठीक है, और दैट इज ऑल अबाउट दिस. हाँ, मैंने एक वर्ड लिखा है हिनी की यह चीज़ है. जिस तरह मैंने लिखा है मेल डंकी फीमेल हार्स, द रिजल्ट विल बी म्यूल. लेकिन अगर ये चीज़ मैं उल्टा लिख लो इस तरह, फीमेल डंकी क्रॉस कर ले मेल हार्स के साथ. किसके साथ? मेल हार्स. यानी मेल हार्स आ जाए और वो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर ले फीमेल डंकी के साथ. खच्चर के केस में तो मेल डंकी होगा और फीमेल हार्स होगा. लेकिन जब फीमेल डंकी है और उसके साथ इंटरकोर्स कर ले मेल हार्स, जो बच्चा बन जाए उस बच्चे का नाम होगा हिनी. तो हिनी में भी सेम क्रोमोसोम नंबर वही होगा 63. ये भी इनफर्टाइल होगा. इज इट क्लियर? दैट इज ऑल अबाउट द डिस्कशन अबाउट द स्पीशी. अब हम आते हैं इसी किंगडम एनिमेलिया के डिटेल क्लासिफिकेशन की तरफ. किंगडम एनिमेलिया को हम इसमें एक और चीज़ भी याद रखें, खैर इसकी इतना डिटेल तो इधर नहीं है. एक तो क्लासिफिकेशन है और एक होता है नॉमेनक्लेचर. नॉमेनक्लेचर ये है कि द अरेंजमेंट ऑफ टू assign scientific name to animals or plants is known as what? नॉमेनक्लेचर. इसी वजह से सपोज एक इलाके में हर एक लोकल ज़ुबान में हर एक एनिमल का अपना अपना नाम इस्तेमाल किया जाता है. जिस तरह हम कहते हैं लोकली लोग पश्तो लैंग्वेज में काऊ को कहते हैं वा, बकरी बिजा, गड़ा. अब ये वर्डिंग जो है विद इन द कंट्री, सपोज आप पंजाब चले जाए तो पंजाब में वो लोग काऊ को लोकल ज़ुबान में उन लोगों का पंजाबी में अपना नाम है, या उर्दू में वो गाया कहते हैं. तो चलो हमारे मुल्क पे तो गाया उर्दू लैंग्वेज ये तो नेशनल लैंग्वेज है हमारे मुल्क का, तो इसमें तो हमें याद है. लेकिन वो लोग अपने पंजाबी लैंग्वेज में और नाम कहते हैं. इस तरह सिंधी और नाम, बलूची और नाम कहते हैं. तो इस कंफ्यूजन को ख़त्म करने के लिए साइंटिस्ट ने, और थ्रू आउट द वर्ल्ड अगर आप देख ले, थ्रू आउट द वर्ल्ड ये है, आप किसी चाइना चले जाए, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, और आप कहते हैं कि ख्वा, तो वो कहेंगे कि ख्वा क्या चीज़ है, या बिज़ा, गड़ा, ये क्या चीज़ है.
लेकिन अगर आप साइंटिफिक नेम से एक चीज को याद कर ले, जिस तरह फिलस ल्यू लाइन को कहते हैं, फिलस डोमेस्टिका केट को कहते हैं। इसी तरह होमोसेपियन इंसान का ज़ुआलॉजिकल नाम है। इस तरह प्लांट्स के बोटानिकल नाम, एनिमल के ज़ुआलॉजिकल नेम। तो ज़ुआलॉजिकल नेम अगर आप कहें तो वो थ्रू आउट द वर्ल्ड रिकॉग्नाइज है। टू assign scientific name to plants and animal, that is known as what? Nomenclature। ठीक है, नॉमेनक्लेचर जो है ये इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले कैरोलस लिनस ने। अच्छा जी, अब हम इस एनिमल्स को क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ classification of animals on basis of vertebral column। वर्टेब्रल कॉलम के बेस पे हम एनिमल को सबसे पहले, ये याद रखें, ये वाला लेक्चर जो है किंगडम एनिमेलिया का, इससे ये पूरा चैप्टर आप लोगों को याद हो जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि ये बेसिक लेक्चर है। इस लेक्चर के बगैर आप लोग किंगडम एनिमेलिया लेक्चर नंबर 7 में हमने किंगडम एनिमेलिया डिस्कस करना है, और किंगडम एनिमेलिया है चैप्टर नंबर 9 है। ये किंगडम एनिमेलिया चैप्टर नंबर 9 है, किंगडम एनिमेलिया। तो प्रीवियस लेक्चर 6 लेक्चर किंगडम प्लांटी के, और ये कंटिन्यूअसली लेक्चर नंबर 7 अब आ रहे। इसमें हमने किंगडम एनिमेलिया चैप्टर नंबर 9 को डिस्कस करना है। तो ये जो चीज़ें मैं अभी कर रहा हूँ, ये इस चैप्टर के लिए आगे आप लोगों के लिए बहुत फ्रूटफुल साबित होगा। इसके बगैर आप लोग इस चैप्टर को बहुत मुश्किल से समझ आएंगे आप लोगों को। तो कोशिश कर ले कि ये आप लोगों को याद है। On the basis of vertebral column, all animals are categorized into two. One is the invertebrate. Invertebrates और दूसरा जो है कॉर्डेट्स। दूसरा क्या है? कॉर्डेट्स। ये आप लोग मैं शॉर्टकट लिखता हूं, वर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट वो एनिमल्स होते हैं जिसमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता, बैकबोन नहीं होता, इनवर्टिब्रेट्स। इसमें हैविंग नो वर्टिब्रल कॉलम, इसमें आता है फाइलम पोरेफेरा, फाइलम सेलेंट्रेटा, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस, फाइलम एशेलमिन्थिस। एशेलमिन्थिस का दूसरा नाम है निमाटोडा। फिर आएगा फाइलम मोलस्का, फिर आएगा फाइलम मोलस्का के बाद है एनिलीडा, और फिर इसके बाद आएगा फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के बाद आएगा फाइलम इकाइनोडर्मेटा, और एक फाइलम और है, लेकिन वो फाइलम इनवर्टिब्रेट में नहीं आता, उसका नाम है हीमिकार्डेटा। हीमिकार्डेटा जो है ये ऐसा फाइलम है कि ये वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट के बीच में है। क्यों? इसमें करेक्ट्स हीमिकार्डेट इंक्लूड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट। फॉर एग्जांपल, हीमिकार्डेट में करेक्टर होते हैं इकाइनोडर्म के भी और वर्टिब्रेट्स के भी, कार्डेट के भी करेक्टर है। ठीक है, तो मैंने तो खैर इस तरह लिखे वर्टिब्रल कॉलम के बेस पे, ये तो हमने वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट, लेकिन एक्चुअली अगर मैं इसको कार्डेट लिख लो, कार्डेट, ये फिर डिटेल में आएगा कार्डेटा। कार्डेटा को फिर हम फर्दर डिवाइड करते हैं इनटू 2। एक का नाम है प्रोटोकार्डेटा या एक्रेनिएटा, जिसमें क्रेनम नहीं होता, कूपली। दूसरा जो होता है क्रेनिएटा,
जिसमें क्रेनम होता है, खोपड़ी होता है। एक्रैनिएटा के फर्दर 2 डिवीजन है, यूरोकार्डेट चैप्टर में आगे हैं, और सिफेलोकार्डेट। ठीक है। क्रेनिएटा जो है इसमें क्रेनम होता है। क्रेनिएटा का दूसरा नाम है वर्टिब्रेट। इसका दूसरा नाम क्या है? वर्टिब्रेट। ये फर्दर डिवाइड हो गया है इनटू 5 क्लासेस। 5 क्लासेस। वो 5 क्लासेस है, पाइसिस, फिश, एम्फेबिया, फ्रॉग वगैरह, सैलमेंडर, रेप्टाइल्स, बर्ड्स या एविस कहते हैं, और मैमल्स। ये मैंने जो कुछ लिख लिया, ये इतना बेसिक चीजें हैं कि आप लोगों को आगे एमसीक्यूज, ये इसी तरह आप लोगों को याद हो तो तब आप लोग इसके एमसीक्यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों से क्वेश्चन करता हूं, अगर आप लोगों को ये फाइलम, पुरेपिरा, इस तरह ये सारे चीजें बाइफर्केशन याद नहीं है, केरा, पुरेपिरा है, सिलेंट्रेटा है, प्लेटिलमेंथिस है, एशियलमेंथिस है, मोलस्का है, इनिलीडा है, आर्थ्रोपोडा है, इकाइनोडर्मेटा है, ये सारे इनवर्टिब्रेट है। और हीमिकार्डेट जो होते हैं, हीमिकार्डेट ऐसे एनिमल है कि उसमें इकाइनोडर्म और कार्डेट दोनों के कैरेक्टर है, तो ये बीच में एक बाउंड्री लाइन पे है। और इस तरह कार्डेट जो होता है, ये जिसमें कार्डेट जो है फर्दर 2 डिवीजन है, एक क्रेनिएटा या इसको प्रोटोकार्डेट भी कहते हैं, प्रोटोकार्डेट। दूसरा जो है क्रेनिएटा या वर्टिब्रेट। तो एक क्रेनिएट जिसमें खोपड़ी नहीं होता, क्रेनम नहीं होता, जिसका दूसरा नाम है प्रोटोकार्डेट, डिवाइड इनटू 2 डिवीजन, फर्दर सब डिवीजन, यूरोकार्डेट और सिफेलोकार्डेट। डिटेल आगे आएगा। इसी तरह क्रेनिएटा जो है इसमें क्रेनम होता है, खोपड़ी, जिस तरह हमारे ये खोपड़ी गाय, भैंस, शीप, गोट, इसका भी खोपड़ी होता है। तो क्रेनिएटा जो होता है वर्टिब्रेट, इसमें ट्रू वर्टिब्रल कॉलम है। ये पाइसेस हैं, फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल। इस चैप्टर में ये जितनी चीजें मैंने इधर मेंशन किया इनवर्टिब्रेट के, पुरेपिरा से लेकर इकाइनोडर्मेटा तक, और फिर इसी तरह यूरोकार्डेट, सिफेलोकार्डेट, पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल, दीज आर द डिस्कशन व्हिच विल बी डिस्कस ऑल दीज थिंग इन दिस चैप्टर। अब जनाब इस तरह है कि ये तो मैंने आप लोगों को इसका क्लासिफिकेशन बता दिया। अब ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये जितने कार्डेट्स है और जितने इनवर्टिब्रेट्स है, सारे एनिमल को, ये तो मैंने सिर्फ वर्टिब्रल कॉलम के बेस पे ये क्लासिफिकेशन किया, लेकिन अब एक और बेस पे हम सारे एनिमल को क्लासिफाई करते हैं। केरा वो किस तरह? क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर कंपोजिशन, कि सेलुलर लिहाज से सारे एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर कंपोजिशन किस तरह है। ये मैंने मेन चीज वंस अगेन, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, ये इस बेस पे आए हैं। अब मैं क्वेश्चन सेकंड ये कर रहा हूं, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स on basis of what? Cellular organization. Cellular organization. Dear students, remember cellular organization, यानी cellular organization के लिहाज से एनिमल कितने कैटेगरी में है, ये मैं डिवाइड करता हूं 3 कैटेगरी में। पहला कैटेगरी होगा प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, दिस इज 1 कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी होगा मेटाजोआ, मतलब बेसिक 2 कैटेगरी, प्रोटोजोआ और मेटाजोआ। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पे एनिमल जो है 2 कैटेगरी है, प्रोटोजोआ और मेटाजोआ। प्रोटोजोन जो है ये यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर, और मेटाजोन जो है ये मल्टीसेलुलर है। अब एक एमसीक्यूज इधर एराइज होगा, अगर आप लोगों को जनरल एमसीक्यूज आ गया, एनिमल्स आर, चलो क्वेश्चन में पुट अप करता हूं, ये मेंशन करता हूं,
एनिमल्स आर, फिर इसके बाद ऑप्शन है नीचे शॉर्टकट एमसीक्यूज है, सिंपल मल्टीसेलुलर, सिंपल मल्टीसेलुलर, complex multicellular, option C, animals are simple multicellular, complex multicellular, अगर मैं लिख लो यूनिसेलुलर, और अगर ऑप्शन डी में लिख लो ऑल ऑफ दीज या वगैरह, तो बस स्टूडेंट चैप्टर के स्टार्ट में लिखा है ऑल एनिमल्स आर मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर एनिमल नहीं हो सकते। मैंने लिखा है सिंपल मल्टीसेलुलर, कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर, ऑल, यूनिसेलुलर एनिमल नहीं हो सकते। तो अगर ऑल वाला ये ऑप्शन दिया है कि एनिमल्स आर सिंपल मल्टीसेलुलर, ऑप्शन बी कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन सी यूनिसेलुलर, ऑप्शन डी ऑल, ये ऑप्शन गलत है और ये क्वेश्चन भी गलत है। क्वेश्चन ठीक है, स्टेटमेंट ठीक है, एनिमल्स आर, लेकिन ऑप्शन गलत है। इस किस्म के क्वेश्चन को अटेम्प्ट न करें। हाँ, ऑप्शन डी में अगर ऑल की जगह दिया है बोथ ए एंड बी, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। यानी कुछ एनिमल सिंपल मल्टीसेलुलर है और कुछ एनिमल कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर है, यूनिसेलुलर एनिमल नहीं है। तो अब आप लोग जहन में याद रख ले कि ये प्रोटोजोआ जो है, इसमें अमीबा है, एंट अमीबा है, पैरामीशियम है, ये सारी चीजें, ये किंगडम एनिमेलिया से बायोलॉजिस्ट सेपरेट करके इसको किधर ले गया है? चैप्टर नंबर 7 में जो किंगडम प्रोटेस्टा है, ये प्रोटेस्टा में डाला है। ये से एम्बिगुअस चीजें, उसको ट्रेशकेन कहा जाते, उसे किंगडम का नाम चैप्टर 7 का ट्रेशकेन है। तो ये ट्रेशकेन में पुट अप किया है। Which of the following is separated from kingdom Animalia and put up या putted in kingdom Protista? तो फिर आप लोगों को याद है कि ये प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ में अमीबा वगैरह, पैरामीशियम, ये चीज़ें शामिल है। मलेरियल पैरासाइट, क्या है उसका नाम, प्लाज्मोडियम वगैरह। ठीक है, चैप्टर 7 में हमने किया है। तो प्रोटोजोन इधर से पुराने ज़माने में कोर्स में ये था, लेकिन अब किंगडम एनिमेलिया से ये सेपरेट किया। अब ये एनिमल्स में नहीं है, प्रोटोजोआ नहीं है। यानी इसका मतलब ये होगा कि यूनिसेलुलर एनिमल है नहीं। एनिमल्स अगर है तो वो मल्टीसेलुलर है। ठीक है, अब ये मेटाजोन जो है फर्दर कैटेगराइज इनटू 2, पैराजोआ, पैराजोआ, यूमेटाजोआ, पैराजोआ और यूमेटाजोआ। अब जनाब याद रख ले, पैराजोआ जो है ये सिंपल मल्टीसेलुलर है। पैराजोआ क्या है? सिंपल मल्टीसेलुलर, सिंपल मल्टीसेलुलर, मल्टी मैंने लिख लिया, मल्टी का मतलब मल्टीसेलुलर, और यूमेटाजोआ का मतलब है कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर। अब आप लोगों के ज़हन में क्वेश्चन होगा, वंस अगेन कंफ्यूज नहीं होना, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मैं लिखता हूं प्रोटोजोआ, पहले जमाने में इस तरह था, प्रोटोजोआ भी एनिमल में था, प्रोटोजोआ और मेटाजोआ। तो प्रोटोजोआ तो यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर एनिमल में है नहीं। ज़ूलॉजिस्ट ने फिर इसको सेपरेट किया है एनिमल से, किंगडम प्रोटेस्टा में डाला है। तो ये प्रोटोजोआ तो अब किंगडम एनिमेलिया में नहीं है, दे आर एक्सक्लूडेड, और उधर ले गए चैप्टर 7 को। तो ऑल एनिमल आर मल्टीसेलुलर, दे आर नोन एज व्हाट? मेटाजोन। फिर मेटाजोन जो है फर्दर कैटेगराइज इनटू 2, पैराजोआ, यूमेटाजोआ। पैराजोआ का मतलब है सिंपल मल्टीसेलुलर, यूमेटाजोआ का मतलब है कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर। क्वेश्चन, सिंपल मल्टीसेलुलर वो एनिमल्स होते हैं कि जिसमें सेल्स बहुत ज्यादा होते हैं, मल्टीसेलुलर, बट देयर बॉडी सेल आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यू एंड ऑर्गन। है मल्टीसेलुलर, but their body cells are not organized into tissue and organ. So from this reason it is known as what? Simple multicellular. Simple multicellular आप लोगों के साथ पैराजोआ। इसका एग्जाम्पल कौन सा है? एग्जाम्पल इसका सिर्फ एक है। फॉर एग्जाम्पल फाइलम पोरेफेरा, पोरेफेरा, मैंने इधर जो फाइलम दिए हैं, जो क्लासिफिकेशन किया था, इसमें देख ले, पोरेफेरा है ना। पोरेफेरा का दूसरा नाम है स्पॉन्जेस। क्या नाम है? स्पॉन्जेस।
तो ये पहला फाइलम जो है पुरेपेरा, वाहिद एक एनिमल है पुरेपेरा। पुरेपेरा फाइलम पुरेपेरा के एनिमल जो है ये सिंपल मल्टीसेलुलर है, यानी पुरेपेरा के एनिमल में सेल बहुत ज्यादा है, बट ऑल दो सेल्स आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म टिश्यू एंड ऑर्गन। टिश्यू और ऑर्गन नहीं बनाते, वो सारे के सारे सेल इंडिपेंडेंट होता है और अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, मतलब है अटैच, लेकिन टिश्यू ऑर्गन में कन्वर्जन नहीं होता। हर एक सेल इंडिपेंडेंटली अपना काम खुद सरंजाम करता है, लेकिन टिश्यू ऑर्गन ऑर्गेनाइजेशन टोटली एब्सेंट होता है। अब इसमें एमसीक्यूज है, which of the following animal are generally known as parazoa? Which of the following animal are generally known as parazoa? उसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन में दिया होगा प्रोटोजोआ, मेटाजोआ, पैराजोआ, यूमेटाजोआ। Which of the following is known as simple multicellular? तो वो पैराजोआ है। या what is the example of पैराजोआ? MCQs, what is the example of पैराजोआ? तो एग्जाम्पल ऑफ पैराजोआ में फिर आप लोगों को ऑप्शन दिया होगा पुरेपेरा है, सिलेंट्रेट है, प्लेटिलमेंथिस है, ऑल ऑफ दीज है वगैरह, इस तरह क्वेश्चन। तो उसमें आंसर क्या होगा? पुरेपेरा। अब यूमेटाजोआ कम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ये है कि इसमें बॉडी, देयर बॉडी सेल आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यू एंड ऑर्गन सिस्टम वेल डेवलप। तो इसमें एग्जांपल क्या है? एग्जांपल इधर देख लेना। पुरेपेरा तो मैंने पुट अप किया, एग्जांपल किसका? पैराजोआ का, सिंपल मल्टीसेलुलर। इसके बाद ये जितने एनिमल्स रह गए, फाइलम, सिलेंट्रेट, प्लेटिलमेंथिस, शिलमेंथिस, अप टू मैमल तक, यानी सारे कार्डेट और ये इनवर्टिब्रेट मां सिवाय पुरेपेरा के, ये सारे एनिमल। तो आप लोग शॉर्टकट फ्रॉम सिलेंट्रेटा टू कार्डेट। टू कार्डेट का मतलब ये नहीं कि कार्डेट इसमें शामिल नहीं, कार्डेट तक मीन कि इंक्लूडिंग कार्डेट। कार्डेट में ये एक क्रेनिएटा है और क्रेनिएटा, ये सारे आते हैं। तो पुरेपेरा हमारे साथ सिंपल मल्टीसेलुलर है और सिलेंट्रेटा से लेकर कार्डेट इंक्लूडिंग कार्डेट, ये सारे के सारे क्या है? ये कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर है। इज इट क्लियर? तो प्रोटोजोन तो चला गया चैप्टर 7 को, और मेटाजोन मल्टीसेलुलर एनिमल है, वो फर्दर कैटेगराइज है पैराजोआ, यूमेटाजोआ। अब इसमें एमसीक्यूज ये हैं, आप लोग ये नहीं कि सिर्फ ये, इसमें एमसीक्यूज ये याद रख ले। Which of the following is the example of यूमेटाजोआ? और उसमें ऑप्शन में आपको दिया है पुरेपेरा, सिलेंट्रेटा, फिर दिया है प्लेटिहेलमिन्थस वगैरह, इस तरह क्वेश्चन। तो फिर दिया होगा ऑप्शन बी एंड सी, यानी सिलेंट्रेटा और प्लेटिहेलमिन्थस। इसी से मतलब सिलेंट्रेट से लेकर इधर मैमल तक ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे यूमेटाजोआ है। तो आप लोगों को यूमेटाजोआ का एग्जाम्पल याद हो, पैराजोआ का एग्जाम्पल याद हो, तो तब आप लोग इसके एमसीक्यूज टिक कर सकते हैं। ये तो मैंने बड़े बड़े पॉइंट बता दिया कि सपोज विच इज द एग्जाम्पल ऑफ पैराजोआ, तो वो पुरेपेरा है, एंड व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ यूमेटाजोआ, सिलेंट्रेट से लेकर इंक्लूडिंग कार्डेट। लेकिन अगर एनिमल के नाम दे दे तो फिर आप लोग कंफ्यूज होंगे, क्योंकि एनिमल के नाम याद रखना होगा। इस वजह से चैप्टर मुश्किल है कि इसमें याद रखना पड़ेगी ये चीजें। अगर मैं देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ पैराजोआ, और ऑप्शन में मैं दे दो हाइड्रा, स्केरस लुम्ब्रिकाइड, स्नेल और लीकोसिलोनिया, तो उसमें लीकोसिलोनिया है, क्योंकि लीकोसिलोनिया इज एग्जाम्पल ऑफ पुरेपेरा और पुरेपेरा पैराजोआ में आता है। इज इट क्लियर? तो ये आप लोगों के साथ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे ये चीज हो गया। अब हम आगे जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी सिमेट्री। ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी सिमेट्री अब आप देख ले, प्रोटोजोन तो चला गया, वो तो इस चैप्टर में है नहीं, चैप्टर 7 में। पैराजोआ की बात हम कर रहे हैं, तो पैराजोआ तो सिंपल मल्टीसेलुलर है, पुरेपेरा है, इसमें तो ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू वगैरह ये नहीं है। अब ये यूमेटाजोन को इज ए डिस्कशन लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी सिमेट्री, क्योंकि जो सिंपल मल्टीसेलुलर है पुरेपेरा, उसमें बॉडी सिमेट्री वगैरह नहीं है। तो जब बॉडी सिमेट्री वगैरह इसमें नहीं है तो इसको छोड़ दे और आगे हम डिस्कशन करते हैं किस चीज पे? यूमेटाजोआ। यूमेटाजोआ ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी सिमेट्री दे आर कैटेगराइज्ड इनटू टू। They are categorized into two. One is radiata and the second one is, suppose हम लेते हैं यूमेटाजोआ, body symmetry on basis
ऑन बेसिस ऑफ बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री के बेस पे ऑल एनिमल हम कितने में डिवाइड करते हैं? बॉडी सिमेट्री के बेस पे रेडिएटा दो कैटेगरी में, रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल और शॉर्टकट रेडिएटा, बाइलेट्रा, बाइलेट्रिया, रेडिएटा, रेडिएटा, बाइलेट्रिया। You can say bilateria mean bilaterally symmetrical animal or radially symmetrical animal. Radially symmetrical animal है, body can be divided in this case. गौर से सुन ले my dears, radially symmetrical या radiator का मतलब ये है those animal the body of which can be divided into two equal halves by more than one plane. For example, consider ये सर्कल है, इसको एक सपोज मैं इसको डिवाइड करता हूं इस तरह, सेंटर में मैंने डिवाइड किया इस तरह। अब सपोज कोई और बंदा आ गया, सपोज क्यूसीए का एडमिनिस्ट्रेटर आ गया, इब्राहिम खलील आ गया और उसने उसको डिवाइड किया कि नहीं मैं इस तरह डिवाइड करता हूं, इस तरह भी इक्वल, ये ऊपर वाला पोर्शन अलहदा डिवाइड हो गया, नीचे वाला अलहदा डिवाइड हो गया, तो ऊपर वाला दो इक्वल हाल में डिवाइड हो गया। फिर कोई और बंदा आता है, सपोज फॉर एग्जांपल सर इजहार आ गया, वो कहते कि नहीं इस सर्कल को मैं इसी तरह डिवाइड करता हूं, बिल्कुल इक्वल हाल में, नीचे वाला हिस्सा और ऊपर वाला हिस्सा। एक और बंदा आ गया, फॉर एग्जांपल प्रोफेसर खानियाज आ गया, उसने इस तरह डिवाइड किया। तो मीन एनी हाउ आप जिस एंगल से आते हैं और इसको डिवाइड करना चाहते हैं तो दो इक्वल हाल में डिवाइड हो सकता है। सो those animal the body of which can be divided into two equal halves by more than one plane is known as what? Radially symmetrical animal. अब ये कौन से एनिमल, इसका एग्जाम्पल बताएं। एग्जाम्पल इसका है सिलेंट्रेटा, इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा। अब ये देखिए ये एग्जाम्पल जो मैं दे रहा हूं ये पहले से आप लोगों को याद होगा ना, फाइलम्स वगैरह के नाम। सिलेंट्रेटा के जितने एनिमल्स है ये रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल है। मैंने आप लोगों को कहा पैराजोआ सिमेट्री नहीं है, उसका एसिमेट्रिकल एनिमल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिमेट्रिकल? पैराजोआ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमेट्रिकल एनिमल? यूमेटाजोआ। फिर सिमेट्री फिर दो किस्म का है, रेडियली सिमेट्रिकल, बाइलेटरली। अब क्वेश्चन, ये चीज भी इसमें एक छोटा सा पॉइंट आप लोग याद रख लें। इकाइनोडर्म का जो लार्वा होता है, लार्वा का मतलब है इमेच्योर फॉर्म, इमेच्योर फॉर्म ऑफ एन एनिमल इज नोन एज व्हाट? लार्वा। इकाइनोडर्म का लार्वा बाइलेटरल होता है, लेकिन जब वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाए तो फिर वो क्या बनेगा? रेडियली सिमेट्रिकल। ये भी बेहतरीन एमसीक्यूज है। द लार्वी ऑफ विच वन एनिमल्स इज बाइलेटरली सिमेट्रिकल in early stage, their larvae are radially symmetrical, bilaterally symmetrical. The larvae of which one animal is bilaterally symmetrical and their adult will be radially symmetrical? Answer will be Echinoderm. Echinoderm का लार्वा जो है वो bilateral है, लेकिन जब वो लार्वा एडल्ट में कन्वर्ट हो जाए तो वो रेडियली में कन्वर्ट हो जाता है। Is it clear? फिर bilateral, those animal the body of which can be divided into two equal halves. For example, ऐसे animals, for example आप लोग इंसान को ले ले और consider कोई anyhow human है, ये human आप लोगों ने बनाया और इसके ऊपर for example ये पाँव है वगैरह इस तरह, ठीक है। हम तो कोई वो फाइन आर्ट्स पर नहीं है कि हम कोई सही उसी तरह इंसान बनाए, लेकिन रफ एक स्केच में आप लोगों को दे रहा हो कि फॉर एग्जांपल ये एक ह्यूमन बॉडी है, इन्हें हाउ कोई होगा। और अब आप लोग देख ले, इस ह्यूमन बॉडी को मैं मतलब इंसान का ये बॉडी या इन्हीं अदर एनिमल का बॉडी अल्लाह ने इस तरह अरेंज किया है कि सपोज आप लोग दो इक्वल हाल में डिवाइड करना चाहते हैं तो ये सिर्फ एक इमेजिनरी लाइन पे ये डिवाइड होता है। एक इमेजिनरी लाइन ये है, इसी तरह आप लोग डिवाइड कर ले
तो मतलब एक टांग, एक हाथ पूरा और सारा बॉडी पार्ट्स बिल्कुल, अगर इसी एक इमेजरी लाइन से आप लोग इधर उधर हो गए तो फिर दो इक्वल हाल में डिवाइड नहीं हो सकता. सो मीन those animal the body of which can be divided into two equal whole by only one plane is known as what? Bilaterally symmetrical animal is known as bilaterally symmetrical animal. Bilaterally symmetrical animal are those animal the body of which can be divided into two equal whole by only one plane. अब इसका एग्जांपल बताएं. रेडिएटर का तो एग्जांपल सिलेंट्रेट इकाइनोडर्म है. इसका एग्जाम्पल क्या होगा? आसान बात है. इसका एग्जाम्पल मैं आप लोग कहता हूं फ्रॉम प्लेटिहेलमिन्थिस टू कार्डेट. लेकिन याद रख ले, प्लेटिहेलमिन्थिस, ये देखिए, प्लेटिहेलमिन्थिस, एशियलमिन्थिस, मोलस्का, इनिलीडा, आर्थ्रोपोडा, बीच में इकाइनोडर्मेटा आता है. लेकिन इकाइनोडर्मेटा याद रख ले, ऐसा ना हो कि आप लोग ये समझे कि सर आपने तो लिखा है फ्रॉम प्लेटिहेलमिन्थिस टू कार्डेट ऑल आर बाइलेटरल, लेकिन बीच में एक्सेप्ट फ्रॉम इकाइनोडर्म, क्योंकि इकाइनोडर्म जो होता है ये जब एडल्ट हो जाए, बड़े हो जाए, तो उसमें फिर रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं. बाकी प्लेटिहेलमिन्थिस से लेकर ऑनवर्ड कार्डेट तक ये सारे के सारे बाइलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल होते हैं. इज इट क्लियर? अब एक और चीज याद रख लीजिए, तो बॉडी सिमेट्री हो गया. तो पैराजोआ एसिमेट्रिकल है और यूमेटाजोआ सिमेट्रिकल है. फिर यूमेटाजोआ दो किस्म के हैं, रेडिएटर रेडियली सिमेट्रिकल और बाइलेटरली सिमेट्रिकल. रेडिएटर का एग्जांपल सिलेंट्रेट और इकाइनोडर्म है, और बाइलेटर का एग्जांपल जो है प्लेटिहेलमिन्थिस से लेकर इंक्लूडिंग कार्डेट है. अब बॉडी वॉल के बेस पे सारे एनिमल हम डिवाइड करते हैं इनटू टू. बॉडी वॉल, बॉडी लेयर, ये एक होता है डिप्लोब्लास्टिक और एक होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक. ऑन बेसिस ऑफ बॉडी वॉल, on basis of body wall, all animals are categorized into two. One is diploblastic, and the second one is triploblastic. ये ऐसा बेसिक लेक्चर है कि इससे ये पूरे चैप्टर, सपोज मैं आप लोगों को बाद में एक फाइलम में डिस्कशन कर रहा हूँ, सपोज अगर मैं पहुंच गया फाइलम इनिलिडा का डिस्कशन मैं कर रहा हूँ, और मैं आप लोगों से क्वेश्चन कर रहा हूँ, कह रहा द एनिमल्स ऑफ फाइलम इनिलिडा आर, एमसीक्यूज है, और नीचे ऑप्शन है डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक. तो फिर आप लोग कहते हैं कि सर ये तो किंगडम एनिमलिया बहुत मुश्किल है और इसके लिए चार्ट बनाना पड़ेगा. कोई चार्ट मार्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन ये बेसिक लेक्चर है, पहला लेक्चर, इसको आप लोग याद रख ले. डिप्लोब्लास्टिक ये हैं दोज एनिमल द बॉडी ऑफ विच कंसिस्ट ऑफ टू लेयर्स. वन इज ectoderm and the second one is endoderm. एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक नॉन सेलुलर जेली लाइक सब्सटेंस होता है, उसका नाम है मीजोग्लिया. मीजोग्लिया का दूसरा नाम है मीजोहाइल. तो दोज एनिमल द बॉडी वॉल ऑफ विच कैन बी कंसिस्ट ऑफ आउटर लेयर एक्टोडर्म एंड इनर लेयर एंडोडर्म, नो थर्ड लेयर, यानी मीजोडर्म उसमें नहीं है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म है. और एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसका नाम है मीजोग्लिया. सो सच एनिमल इज नोन एज व्हाट? डिप्लोब्लास्टिक. अब क्वेश्चन, डिप्लोब्लास्टिक का एग्जांपल क्या है? सिलेंट्रेट. अगर आप लोग कहें कि सर इकाइनोडर्म इसके साथ नहीं आता, नो, इकाइनोडर्म ट्रिप्लोब्लास्टिक में होता है. और ये भी याद रख ले कि ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल जो होता है इसमें टिश्यू ऑर्गन ऑर्गेनाइजेशन होता है, लेकिन इतना वेल डेवलप्ड टिश्यू ऑर्गन ऑर्गेनाइजेशन इसमें नहीं होता. सिलेंट्रेट्स में ऑर्गन ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन वेल डेवलप्ड. विच ऑफ द फॉलोइंग complex multicellular animal has low grade of tissue and organ organization?
यानी लो ग्रेड ऑफ टिश्यू ऑर्गन ऑर्गेनाइजेशन कौन से कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर में है, तो वो सिलिंड्रेट में है। लो ग्रेड यानी कम लेवल पे टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन है। अब ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, द बॉडी ऑफ व्हिच कैन बी कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, सब इससे फिर मुख्तलिफ आर्गन बनते हैं, वो फिर मैं इधर मेंशन करता हूं। एक्टोडर्म, the second one is mesoderm, the third one is endoderm। लेकिन एक चीज याद रख ले, ये डिप्लोब्लास्टिक केस में एक्टोडर्म और एंडोडर्म थ्रू आउट द लाइफ इस एनिमल में ये होगा। लेकिन जो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल में these 3 layer occur only in the embryonic stage। आफ्टर फिनिशिंग द embryonic stage ये लेयर फिर खत्म हो जाते हैं। इस लेयर से मुख्तलिफ आर्गन फिर बनते हैं, सेकेंडरी जूलॉजी में भी है। फॉर एग्जाम्पल एक्टोडर्म जो होता है, एक्टोडर्म ये एम्ब्रियनिक स्टेज में होता है और फिर इससे कौन से आर्गन बनते हैं, इससे इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम प्लस नर्वस सिस्टम। इन सिस्टम मैंने लिख लिया, तो इन सिस्टम का मतलब क्या है, गौर से सुन ले, इनका मतलब है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम और इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम डायरेक्ट एमसीक्यूज है। अब इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम क्या है, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम में ये है, इंटीग्यूमेंट पूरा स्किन, स्किन के ऊपर हेयर्स, नेल्स, हार्न्स, हमारे तो हार्न्स नहीं है और एनिमल्स के हार्न्स, हूज, गाय भैंसों के जो शूज होते हैं, हूज, हार्न, हेयर्स, नेल्स, हूज, ऑल दीज थिंग्स आर इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम बनाता है। और नर्वस सिस्टम, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम डेवलप बाय या डेवलप फ्रॉम ABCD, एक्टोडर्म A, मेसोडर्म B, ऑप्शन C एंडोडर्म। व्हिच वन इज एक्टोडर्म, या व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डेवलप फ्रॉम द एक्टोडर्म, तो ऑप्शन है इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम। और आसान काम यह है कि एंडोडर्म से क्या चीज बनेगा, मेसोडर्म को छोड़ ले, ये काम कर ले। डाइजेस्टिव सिस्टम एंड 2 ग्लैंड, 2 लार्ज ग्लैंड, 2 लार्ज ग्लैंड है पैंक्रियाज और लीवर, और दूसरा जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। कौन सा सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आप लोग याद रख ले कि डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये दोनों बनेगा किस चीज से, एंडोडर्म से। और इसमें ये 2 ग्लैंड भी याद रखें। लेकिन मेसोडर्म जो है, मेसोडर्म से फिर क्या चीज बनेगा, रिमेनिंग जितने सिस्टम है, इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम है, स्केलेटल है, मुख्तलिफ, ये सारे सिस्टम ये मेसोडर्म से बनते हैं। तो इसमें एमसीक्यूज आप लोग याद रख लें। डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम इन द ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल आर फॉर्म्ड बाय एंडोडर्म, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड बाय एंडोडर्म, तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी, अगर ये A है और ये B है तो ऑप्शन C होगा, बोथ A एंड B। और रिमेनिंग जितने सिस्टम रह गए वो मेसोडर्म से डेवलप्ड होता है। इज इट क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल में टिश्यू ऑर्गन ऑर्गेनाइजेशन विल डेवलप होगा। इसमें जो है थोड़ा सा लो ग्रेड ऑफ टिश्यू ऑर्गन ऑर्गेनाइजेशन है। अब एक लास्ट पॉइंट इसमें याद रख ले, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल जो है, कौन सा एनिमल, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। On the basis of body cavity, triploblastic animal can be divided into 3. लास्ट पॉइंट है इसमें, जनरल पॉइंट में, फिर इंशाल्लाह इस चैप्टर के फाइलम डिस्कस होंगे। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल ऑन बेसिस ऑफ बॉडी कैविटी, ऑन बेसिस ऑफ बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी को सीलोम भी कहते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स आर डैश टाइप, एमसीक्यूज बनाए इससे। ऑप्शन है पांच किस्म है, 4 किस्म है, 3 किस्म है, 2 किस्म है, तो ये बेस्ट ऑप्शन है 2।
बॉडी कैविटी सीलोम के बेस पे ये 2 नहीं, सारी गलत हो गए, 3 किस्म के हैं। कितने किस्म के? 3 किस्म के होते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, यानी 3 किस्म के हैं। और वो 3 किस्म के ये हैं। एसिलोमेट, चलो इधर लिखते हैं, कौन सा किस्म है? एसिलोमेट है। एसिलोमेट, सिलोमेट, सीडोसिलोमेट। नंबर ए, एसिलोमेट। एसिलोमेट having no coelom, having no body cavity, no body cavity, जिसमें बॉडी कैविटी नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल प्लेटीहेलमिन्थस। प्लेटीहेलमिन्थस, प्लेटीहेलमिन्थस इज द नेम ऑफ द फाइलम। इसी फाइलम में जितने एनिमल है वो सारे एसिलोमेट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिलोमेट? तो आप लोगों को याद होगा प्लेटीहेलमिन्थस, लेकिन डियर स्टूडेंट्स ये आगे डिस्कशन में आएगा। प्लेटीहेलमिन्थस में जितने एनिमल है, जिस तरह इसमें है मतलब इंसान के इंटेस्टाइन में जो क्या है वो एक कीड़ा है, आगे इसके डिस्कशन में इसका नाम आएगा, लेकिन वेल नोन इसमें है लीवर फ्लूक, फेशियोला हेपेटिका जिसे कहते हैं, फेशियोला हेपेटिका लीवर फ्लूक। दूसरा है प्लेनेरिया। तो इस तरह ये एनिमल के नाम से भी क्वेश्चन हो सकते हैं। प्लेनेरिया इज, प्लेनेरिया इज, और ऑप्शन में नीचे दिया ऑप्शन ए एसिलोमेट, ऑप्शन बी सिलोमेट, ऑप्शन सी होगा सीडोसिलोमेट। तो मीन प्लेनेरिया बिलोंग टू प्लेटीहेलमिन्थस और प्लेटीहेलमिन्थस एसिलोमेट में है। किस चीज में है? प्लेटीहेलमिन्थस आकर इन द एसिलोमेट। तो जब ये एसिलोमेट में होता है तो मतलब प्लेनेरिया बिलोंग टू एसिलोमेट, तो और प्लेनेरिया जो है ये प्लेटीहेलमिन्थस में है। तो आप लोगों को एनिमल के नाम भी याद होने चाहिए कि कौन से एनिमल जो है ना कौन से फाइलम में होते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह आगे डिस्कशन में ये फाइलम में एनिमल के नाम आएंगे। सेकंड वन जो है सीडोसिलोमेट। सीडोसिलोमेट, सीडोसिलोमेट जो है इसमें फॉल्स सीलोम होता है, सीडोसिलोम। तो सीडोसिलोमेट जो है ये फॉल्स बॉडी कैविटी, हैविंग नो ट्रू बॉडी कैविटी, ट्रू बॉडी कैविटी इसमें नहीं होता। यानी दोज एनिमल विच हैज ट्रू बॉडी कैविटी इज नोन एज सिलोमेट, और इसमें ट्रू बॉडी कैविटी नहीं है तो वो सीडोसिलोमेट। इसका एग्जांपल सिर्फ याद रख लिया, एशियलमेंथिस। एशियलमेंथिस, एशियलमेंथिस का दूसरा नाम नीमाटोडा भी है। और सी नंबर है सिलोमेट, और सिलोमेट हैविंग ट्रू बॉडी कैविटी। तो इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल सीडो का मतलब है फॉल्स, सीडोसिलोमेट का मतलब है फॉल्स बॉडी कैविटी, फॉल्स बॉडी कैविटी। ठीक है, और सिलोमेट का मतलब है ट्रू बॉडी कैविटी, ट्रू बॉडी कैविटी। जिस तरह हम है, हम में ट्रू बॉडी कैविटी जिसमें मुख्तलिफ ऑर्गन अवेलेबल है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल ट्रू बॉडी कैविटी एनिमल के ये हैं, मतलब एसिलोमेट तो प्लेटीहेलमिन्थस हो गए, सीडोसिलोमेट का एग्जाम्पल है एशियलमेंथिस या दूसरा नाम नीमाटोडा। आगे डिफरेंशिएशन में आएंगे। सिलोमेट का एग्जाम्पल जो है एक इसमें आएगा आप लोगों के साथ क्या चीज, सिलोमेट का जो ट्रू सिलोम इसमें होता है, यानी इनिलिडा टू कार्डेटा, इनिलिडा टू कार्डेट। मतलब देख लेना, प्लेटीहेलमिन्थस से फिर एशियलमेंथिस से, फिर इसके बाद इनिलिडा है। तो इनिलिडा से लेकर कार्डेट तक ये सारे के सारे क्या है? सिलोमेट एनिमल है हैविंग ट्रू बॉडी कैविटी। इज इट क्लियर? तो ये आप लोगों के साथ कुछ जनरल चीजें थे। हाँ, एक और चीज, थोड़ा एक छोटा सा पॉइंट, ये सिलोमेट जो है, सिलोमेट एनिमल्स जिसमें सिलोम्स होता है, they are further categorized into two. One is deuterostrom, deutero, या deutero,
स्टॉम, और दूसरा जो है प्रोटोस्टॉम। प्रोटोस्टॉम और ड्यूटरोस्टॉम 2 कैटेगरी है, प्रोटोस्टॉम एंड ड्यूटरोस्टॉम। या आप लोग पहले ड्यूट्रो नहीं लिखे तो प्रोटो लिख ले, थोड़ा ठीक आ जाए, फिर इधर ड्यूट्रो कर ले और इधर प्रोटो कर ले। प्रोटो, प्रोटोस्ट्रोम और इसका है ड्यूट्रोस्ट्रोम। बस ये लास्ट पॉइंट है जनरल कैरेक्टर में, दिस इज द लास्ट पॉइंट। इसके बाद फिर फाइलम का लेक्चर होगा। तो प्रोटोस्ट्रोम और ड्यूट्रोस्ट्रोम। प्रोटोस्ट्रोम, प्रोटो मीन फर्स्ट, स्ट्रोम मीन ओपनिंग या माउथ। तो ऐसे एनिमल, प्रोटो का मतलब क्या है फर्स्ट, स्ट्रोम का मतलब क्या है माउथ या ओपनिंग। तो ऐसे एनिमल जिसमें ब्लास्टोपोर में जो पहला ओपनिंग होता है, those animal in which the blastophore of the embryo, ब्लास्टोपोर ऑफ द एम्ब्रियो जो होता है, ब्लास्टोपोर ऑफ एम्ब्रियो, ऐसे एनिमल की इसमें ब्लास्टोपोर ऑफ एम्ब्रियो जो होता है, ब्लास्टोपोर ऑफ एम्ब्रियो से क्या चीज बनता है, माउथ बनेगा। क्या चीज बनता है, मुंह। और ड्यूट्रो जो होता है, इसमें ब्लास्टोपोर से क्या चीज बनता है, इसका जनरल डिफरेंशिएटिव है, ब्लास्टोपोर से क्या चीज बनता है, एनस। फिर एक सेकंड ओपनिंग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल द ब्लास्टोपोर ऑफ द एम्ब्रियो फर्स्ट टाइम दे फॉर्म एनस, तो वो है ड्यूट्रोस्ट्रोम में। एंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग द ब्लास्टोपोर फॉर्म माउथ, वो प्रोटोस्ट्रोम है। दूसरा डिफरेंशिएटिव कैरेक्टर ये याद रख ले, प्रोटोस्ट्रोम में जो ब्लास्टोपोर होता है इससे माउथ बनेगा और ड्यूट्रोस्ट्रोम में इससे एनस बनेगा। सेकंड वन, प्रोटोस्ट्रोम में जो नर्वस सिस्टम है वो वेंट्रल साइड पे होता है, जिस तरह कॉकरोच के डॉर्सल साइड पे नर्वस सिस्टम नहीं होता, वेंट्रल साइड पे, वेंट्रल साइड। दूसरा, प्रोटोस्ट्रोम में नर्वस सिस्टम किस साइड पे होता है, वेंट्रल साइड पे। इसके अपोजिट जो होता है ड्यूट्रोस्ट्रोम, ड्यूट्रोस्ट्रोम में नर्वस सिस्टम किस साइड पे होता है, डॉर्सल साइड पे होता है। किस साइड पे होगा, डॉर्सल साइड पे क्या होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब प्रोटोस्ट्रोम में अगर क्लीवेज होता है, अर्ली माइटोटिक डिवीजन इज नोन एज व्हाट, क्लीवेज, तो क्लीवेज इसका क्या होगा, स्पाइरल क्लीवेज होगा। और प्रोटोस्ट्रोम में अगर लार्वा होता है तो लार्वी का नाम क्या होगा, ट्रोकोपोर लार्वा। फ्री सिलिएटेड लार्वा इज नोन एज व्हाट, ट्रोकोपोर लार्वा। समझ आ गया। और ड्यूट्रोस्ट्रोम में अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो डॉर्सल साइड पे है, ड्यूट्रोस्ट्रोम में अगर क्लीवेज होता है तो वो रेडियल क्लीवेज होता है। इसमें स्पाइरल क्लीवेज होता है प्रोटोस्ट्रोम में, और ड्यूट्रोस्ट्रोम में रेडियल क्लीवेज होता है। रेडियल क्लीवेज इज द कैरेक्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ड्यूट्रोस्ट्रोम। नेक्स्ट, इसमें अगर ड्यूट्रोस्ट्रोम में लार्वा है तो लार्वी का नाम है प्लूटस लार्वी, फ्लैटन लार्वी होता है, उसका नाम है प्लूटस लार्वी। अब एग्जाम्पल किया है तो प्रोटोस्ट्रोम का एग्जाम्पल मैं मेंशन करता हूं। एग्जाम्पल, इनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा। ड्यूट्रोस्ट्रोम का एग्जाम्पल है इकाइनोडर्म, लास्ट पॉइंट, हेमिकार्डेट, और कार्डेट। अब देखिए ये डायरेक्ट एमसीक्यूज नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ ड्यूट्रोस्ट्रोम, इकाइनोडर्म, हेमिकार्डेट, कार्डेट। ऑप्शन डी क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ प्रोटोस्ट्रोम, तो इनेलिडा, मोलस्का और आर्थ्रोपोडा। लेकिन एक चीज याद रख ले, बायोलॉजिस्ट ने इसके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से ये प्लेटिहेलमिन्थिस ऊपर वाले और एशेलमिन्थिस, बॉडी कैरेक्टर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा बहुत सिमिलरिटी रखता है प्रोटोस्ट्रोम के जो एनिमल है इनेलिडा और मोलस्का, तो ये भी शामिल करते हैं। लेकिन एक्चुअली टेक्निकली प्लेटिहेलमिन्थिस और एशेलमिन्थिस
प्रोटोस्ट्रोम नहीं है, लेकिन बॉडी सिमिलरिटी की वजह से इसी में पुट अप करते हैं। तो ये जो लेक्चर मैंने आप लोगों को आज दिया, टोटली ये जनरल डिस्कशन था इस चैप्टर का। इंशाल्लाह कल से हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कशन करेंगे मुख्तलिफ फाइलम पे।